मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के मामले बढ़े, उसी के बाद सरकार ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून बनाया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ये कानून ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक महिला जिनका नाम रेखा है हमारे साथ मौजूद है। आरोप उन्होंने कुछ लोगों पर लगाया कि जबरदस्ती उन पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव है और शादी का भी दबाव है। यह शिकायत पुलिस में की गई, 5 लोगों पर एफआईआर भी हुई, मगर 15 दिन के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। रेखा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या पूरा मामला है और विस्तार से इसके बारे में बताइए। ये धर्म के ऊपर दबाव मेरे ऊपर कई सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन मैं इस मामले में मैं पुलिस के पास पहले भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ छेड़खानी वाले मामले में, क्योंकि मुझे पहले ही पता था अगर मैं धर्म परिवर्तन वाला मामला उजागर करूंगी तो ये लोग मुझसे बदला निकालेंगे, मेरे ऊपर दुश्मनी करेंगे। मेरे आगे पीछे मम्मी पापा भाई बहन पति कोई भी नहीं है, मेरा एक बेटा है, मैं हूँ इसके लिए कोई। लेकिन पुलिस उसमें भी मामले में मेरा साथ नहीं दे रही थी। मजबूरन आके फिर मुझे पूरा उजागर मामला करना ही पड़ा। अब मुझे तो लगा था कि शायद हिंदू संगठन वाले सब साथ देंगे, सब करेंगे। अभी तो पूरा हिंदुत्व लोग पूरा सब खड़े हुए हैं मेरे साथ में, इसलिए मैंने उजागर कर लिया। जब न्यूज़ में आया सब लोगों ने मेरा साथ भी दिया, एफआईआर भी हुई उनके खिलाफ। अब जब वो जमानत पे छूट गए हैं, अब वो सब उनकी वापस की वही हरकतें जारी हैं। अब कोई संगठन कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इवन पुलिस तो पहले भी जब छेड़खानी वाला मामला मैं इन लोगों को बताती थी उस टाइम पर भी इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी थी। सिर्फ जब एफआईआर हुई उस टाइम पे इन्होंने मेरी हेल्प करी। अभी पुलिस भी मेरे को वापस पीछे हटा देती है, जो होगा कोर्ट में। अभी तक जमानत होके वापस आ गए हैं। ये आपके कौन लोग हैं और जो आप पर दबाव डाल रहे हैं? आपने बताया था कि आपकी बहन के हाँ, पति हैं या उनके परिवार हैं। हाँ, मेरी सगी बहन, मैं हम दो ही बहनें थी। मेरी बहन जो कि 2010 में अपने ससुराल से, उसकी मेरे पिताजी इसी की अटैक में इस पूरी बदनामी हो गई थी, मुसलमान के साथ इसका अफेयर चल रहा था तो एक्सपायर हो गए। फिर इसने घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज कर दी, क्योंकि पापा का ऐसा हो गया था। लेकिन फिर ससुराल से रहमान इसको भगा के लेके गया, ससुराल से इसको भगा के लेके गया। उसके बाद इसका ये उसके साथ रह रही है, मुसलमान बन गई, सब हो गई। फिर मेरी भी यहाँ पे बदनामी बहुत पूरे, क्योंकि मम्मी थी नहीं, पापा एक्सपायर हो गए, अब हम दो बहनें बची, तो पूरे शहर में बहुत बदनामी हो चुकी थी। तो इसके लिए मेरी शादी भी कोई रिश्ते आ नहीं रहे थे, इस वजह से हमने चेन्नई चूज़ किया। चेन्नई से रिश्ता आया ताकि यहाँ से पूरे दूर चले जाएंगे, कोई बदनामी कुछ नहीं। वो चेन्नई चले गई, मैं वहाँ मेरी 2013 में शादी हो गई। 2015 में जब मैं वापस आई तब मेरे यहाँ पे रहने के लिए और मेरे को परेशानी। तो आपका तलाक हो गया था तब तक? हाँ, मैं सेपरेट होके आ गई थी, तलाक 2017 में हुआ। मैं सेपरेट होके आ गई थी कुछ परेशानी की वजह से। उस टाइम पर भी किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था, कुछ परेशानी थी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब मैं जो मेरा घर है ये मैं बनवा रही थी। मैं कहाँ रहूँगी, जब आई तो मैं बनवा रही थी। 3 महीने के लिए मैं अपने घर बहन के मुसलमान के घर ही मैं 3 महीने के लिए रहने गई थी। वहाँ पर इन लोगों ने मुझे समझाया करके बहुत कि तुम्हारे देखो तुम्हारे पति के साथ भी ऐसा हो गया, सब ये करके तुम्हारा कोई समाज वाला कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं कर रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, किसी रिश्तेदार ने भी मेरा साथ नहीं देना, तो ससुराल में लड़ाई होती है तो कोई बोलता है ना कि जाओ अपनी, हम लोग बात कर रहे, कोई बात करने वाला भी नहीं था, कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन मुसलमान बन गई थी, इसके लिए मेरा भी सब लोगों ने रिश्ते भी तोड़ दिए थे। मेरी बहन के यहाँ पे गई, सब लोग समझाने लगे कि तुम भी अगर अपनी बहन के जैसे हो जाती तो आज हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, ये तुम्हारे समाज वाले तो कोई साथ नहीं खड़े। ऐसे समझाइश होती गई होती गई होती गई, जो कि 2018 में इसके मेरी बहन के जो निकाई अब्बा बने थे आबिद सिद्दीकी, उसकी शादी में मैं गई थी। उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी में मैं गई थी। वहाँ पे असलम नाम के व्यक्ति ने मुझे देखा। मैंने उस टाइम पे मैंने उसको नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं, बाद में इन लोगों ने मुझे फोटो बाद में दिखाया था। तो ये मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसने इनको रिश्ता भेजा करके कि मैं उससे शादी कर लूँ। इन लोग मुझे समझाते थे वो तो कुंवारा लड़का है, तुम्हारा तो एक बेटा भी है, कर लो। और आज तक कितनी परेशानी झेल चुकी है, कोई तुम्हारा साथ नहीं दिया है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ सब खड़े हैं। जो उनकी इतने सालों से समझाइश चलती आ रही थी वो दबाव में बन गई। वो भी मैंने इग्नोर करती गई, लेकिन उसको तो इतना ज़्यादा कि रेखा ही चाहिए, इस तरीके से उनका बहुत ज़्यादा वो था, जो बहुत ज़्यादा दबाव में चला गया। 2019 में मेरी मुंबई में जॉब लगी थी और जॉब के 8 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, लेकिन मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पे आई और यहाँ मैंने बाहर कमरा बनवाया था अपनी बुटीक खोलने के लिए, लेकिन बुटीक नहीं खोल पा रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने इनको 3 महीने के लिए रहने के लिए दिया। मेरी बहन को जो कि मुसलमान बन गई थी, रहमान को, इसको 3 महीने रहने के लिए दिया। यहाँ पे आके जो वो दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद ये लोग खाली करने को भी तैयार नहीं थे। बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता गया। जब फिर मैंने भी एक्शन लिया,
फिर मैंने भी एक्शन किया, पुलिस में आना जाना करती रहती थी। फिर बाद में तो इनकी बदतमीजी, अश्लील हरकतें, छेड़खानी, मतलब अगर मैं मुस्लिम ना बनूं तो मेरे को ये बदनाम करके छोड़ेंगे कि मैं, पुलिस में भी ये बोल के गए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं, है ना, क्या इसका नाम है पुलिस वाले का, प्रभा, प्रभा का मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। उसके सामने ये बोलते हैं कि रेखा के पास 15 आदमी लोग डेली आते हैं। ये मैं यही काम करती हूँ, मैं शब्द ऐसे, उन्होंने ऐसे शब्द बोले, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि रेखा धंधा करती है, उससे कमाती है। मेरे घर में इतने सालों से कोई नहीं आया, कोई लड़का आता ही नहीं है ना, मेरा लड़कों से कोई मतलब है। मेरी कोई कस्टमर, लेडी कस्टमर मेरे घर आती है, उनके हस्बैंड बाहर खड़े होते हैं। अभी उस दिन की बात तो है। ये जब जमानत हुई तो क्या आप फिर से मारपीट करी या फिर से चीजें शुरू हो गई है आप पर? नहीं, ये अनवर कुरैशी हैं, इसमें से एक अनवर कुरैशी और रहमान आए थे यहाँ पे आते रहते हैं ना, करके आ रहे हैं कर रहे हैं, कोई पुलिस कोई रोक टोक नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। आए थे और वीडियो कॉल पे आबिद सिद्दीकी ने बात करी थी कि रेखा तुम जितने भी परेशान हुई हो, जो भी हुई हो, तुम्हारा जितना भी खर्चा पानी जब हुआ 1-1.5 लाख रुपए लेके जो भी करके सब खत्म कर दो। अब खत्म नहीं कर रही हूँ तो इनकी वापस वही हरकतें, वापस वही जाली हैं। जो आप आए बाहर, मेरा मेन घर के बाहर जो मेन गेट है मेरा ब्लैक कलर का, वहाँ पे लिखा है इन्होंने रात को कि 3,000 रुपये रेखा का रेट है। रेखा एक रात का 3,000 रुपये लेती है। एक तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इतना मेरी समाज में बदनामी ये कर लेंगे, मैं अपने बेटे को लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ आप बताइए। अब पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस तो कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। उल्टा रिचा जैन के ये शब्द मैं आपको बता रही हूँ, ये रिचा जैन के शब्द हैं, सीएसपी रिचा जैन। मैं गई उनके पास, मैं कहा ऐसी बातें बोलती, जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे ना, वो वीडियो भेजना, तब हम एक्शन लेंगे। अरे जब वो अटैक करेंगे तब मैं आपको वीडियो भेजूंगी, मुझे क्या पता है वो कब अटैक करेंगे। तो मैंने ऐसा उनको बोल दिया, मैं कहा मैडम अब अगर मुसलमान मुझे कुछ कर देना तो आप कैंडल ले लेके मुझे श्रद्धांजलि मत देना। तो ये रिचा जैन के शब्द हैं, बोलती है कि अब आप क्या चाहती हैं सरकार से, पुलिस से क्या मदद चाहती हैं? अभी तक पुलिस ने कोर्ट में भी मामला नहीं किया है, चालान पेश नहीं किया है। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है इनके ऊपर, इनकी जमानत रद्द की जाए, इन कोर्ट में केस मामला जाए, और इनको जो धाराएं लगी हैं, बताया गया था 10 साल की सजा की धाराएं लगी है, तो उनको 10 साल की सजा मैं चाहती हूँ। चलिए, तो इस तरह का ये पूरा मामला भोपाल से सामने आया है। अब फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। आप प्लीज मेरा कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।